दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कई मुद्दों पर सीएम रेखा ने रखी अपनी बात। दिल्ली में सीएम रेखा ने अभिभावकों से की भेंट। शिक्षा विधेयक को लेकर मुलाकात। अभिभावकों ने सीएम रेखा गुप्ता का जताया आभार। दिल्ली में मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में अनोखी पहल। रक्षाबंधन को लेकर बच्चों ने निभाई नई परंपरा। बच्चों ने सीएम रेखा गुप्ता को बांधी राखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मंत्री सिरसा जी ने कहा कि केजरीवाल बेवकूफ आदमी था। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं जी। बहुत गलत बात कही इन्होंने, केजरीवाल को बेवकूफ कह दिया। बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे वो, इतने समझदार थे। उस व्यक्ति को ये पता था कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। एक डिग्री नहीं थी उनके पास, कई डिग्रियां थी। फाइनेंस की डिग्री थी जिससे वो आईआरएस बने। उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी जिससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को कैसे कब्जा किया जाता है, उनके साथ कैसे खेला जाता है, जनता को कैसे धोखा दिया जा सकता है। और पहले दिन से उनकी क्रियाकर्मों में वो दिखाई देता था। एक्टिंग की भी डिग्री थी, यस, ये सही कहा उन्होंने, प्रवेश जी ने, एग्री। ड्रामा कंपनी की भी डिग्री थी। झूठ बोलने का भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, वो भी था। इतना पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे वो कि उनका एक एक किया हुआ कृत्य किसी ना किसी कारण के कारण होता था। वो मफलर भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 नंबर फालतू की शर्ट भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 रुपए का पेन जेब में रखते थे, कारण था। छोटी सी कार रखते थे, कारण था। गंदी टूटी चप्पल पहनते थे तो कारण था। हर चीज का कारण था। भूखे रहते थे तो कारण था, खाते थे तो कारण था, गाते थे तो कारण था, और खांसते थे तो कारण था, खांसते थे तो कारण था। हर चीज के पीछे वो व्यक्ति इतना कैलकुलेटिव था कि क्या करने से क्या होने वाला है वो देख लेता था, वो समझ लेता था वो। और तिरंगे की छाव में जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके देश की जनता को बेवकूफ बनाया, रामलीला मैदान से जो कहानी शुरू करी उसको हम सबने देखा। कैसे ईमानदारी की, देशभक्ति की, त्याग की, तपस्या की, सेवा की बातें कर करके पूरे देश को उसने बेवकूफ बनाया। लोगों को लगा अरे ये तो देवता आदमी है, कहां धरती में पैदा हो गया, इसको तो वहां से सीधा विधानसभा पहुंचा। वो आदमी भी बेचारा जनता को दिखाते हुए कि नहीं, मैं चाहता नहीं हूं, परंतु मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं बनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री, मुझे बनना पड़ेगा। बड़े बंगले में मेरा दिल नहीं है रहने का, मुझे रहना पड़ेगा। शीश महल बनवाना पड़ेगा। कोई आइटम अगर नहीं भी लिखी हुई उसको लेना पड़ेगा। पत्थर तो महान आत्मा है, व्हाइट संगमरमर के बिना कैसे चलेगा। और वो व्यक्ति जो रामलीला मैदान में वो फर्श पे लेट करके जिसने अपना चेहरा बनाया दिल्ली के आगे, अपने शीश महल में मसाज सेंटर बनवाया उसने। उस व्यक्ति की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी कि दिल्ली विधानसभा में फांसी घर। एक बात से सहमत हूं, जरूर रात को उसको सपना जरूर आया होगा, क्योंकि आइडिया जनरेशन का एक टाइम होता है। तो वो आइडिया जनरेट हुआ कि अरे ऐसा कर सकते हैं। जैसे उसने देखा कि भाई ये 2 पिलर हैं, ये लिफ्ट है, ऐसे इमेजिनेशन कई बार बादलों में होती है, कई बार पहाड़ों में होती है, ऐसा लगता है कुछ फिगर बन रही है। ऐसी फिगर उसके दिमाग में बनी, तुरंत उसने तय कर लिया कि ये तो फांसी घर है, ये फांसी घर है। तो फांसी किसकी लगी, ये उसने सोचा भी शहीदों की लग सकती है, क्योंकि वो तो ये सोचते थे कि मैं भगत सिंह के विचारों का वारिस हूं। और भगत सिंह की फोटो पीछे लगा के उन्होंने लगाई तो लगाई, बाद में उनकी बीवी ने
भगत सिंह की और उनकी दोनों की फोटो लगा दी कि ये दो हैं देश के लाल। भगत सिंह को तो दुनिया ने माना, पर उन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तो वो जो लिफ्ट वाला पोर्शन है, मतलब 2 दीवारें में 2.5 फुट की, मैंने भी उसको देखा। मैं कहा देख के तो हूं, पता नहीं कुछ बोलने से पहले यहां पे तथ्य जांच लूं। बिल्कुल सही बात है, यानी किसी आदमी को पकड़ के भी लटका दें तो वो पिलर पकड़ के खड़ा हो सकता है। मैं तो नहीं फांसी लूंगा जी। ऐसी इतनी जगह है वो कि वो नीचे धक्का देने से भी ना जाए। कोई उसमें कौन सी मशीन होती है हमारी, सुपर चक्कर, सुपर चक्कर भी अगर, अरे शहीद वो शहीद जो केजरीवाल के सपना में थे, वो शहीद अनिल झा जी, वो शहीद जो केजरीवाल के सपना में थे। बकवास नहीं करना है। आप बैठिए वो कैसी घर बैठिए, केजरीवाल के साइलेंट सपना रहिए, में। साइलेंट रहिए, 1 मिनट के लिए बोलोगे नहीं, साइलेंट रहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली सचिवालय में आज कई अभिभावकों ने शिक्षा यानी कि फीस निर्धारण और विनियमन में जो है पारदर्शिता विधेयक को लेकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को इस विधेयक को लेकर आने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। उधर मुख्यमंत्री जनसेवा सदन कुछ अलग ही रंग में दिखा, जहां पर सरकारी स्कूलों के नन्हे बच्चों ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को राखियां बांधकर रक्षाबंधन के त्योहार को एक नई परिभाषा दी है। यह रस्म केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं थी, बल्कि बच्चों के छोटे छोटे हाथों से बंधे यह धागे एक उज्जवल भविष्य का वादा था, जिससे कि हर बच्चा बिना किसी डर या भेदभाव के उनके सपनों को उड़ान दे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। इस अनोखी परंपरा के लिए उनका आभार व्यक्त किया। यह अनोखी परंपरा और पहल आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में एक नई तरह की सामूहिक बंधन और सशक्तिकरण की कहानी बन गई। मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में अनोखी पहल रक्षाबंधन को लेकर बच्चों ने ये परंपरा निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR पूसा में जो है MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में भाग लेने पहुंचे। NSA अजीत डोभाल ने भारत रूस रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठक की। और डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब US के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि वह रूस से भारत की तेल खरीद के कारण भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 25% कर देंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। टैक्स मिन इंडिया के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के जीवंत हथकरघा क्षेत्र, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान में इसके योगदान को सम्मानित करना है। दिल्ली में आय प्रमाण पत्र के लिए अब आधार अनिवार्य होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभों की पात्रता निर्धारित करता है और इस पहल का उद्देश्य धांधली और अनियमितताओं को रोकना है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर माननीय केंद्रीय उपभोक्ताओं कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही इस खुशी के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। दिल्ली में वस्त्र कथा 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें
हथकरघा और खादी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। तो वहीं इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के त्योहार की तरह मनाने की अपील की है और स्वदेशी कपड़ों को अपनाने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्त्र अपनाना न केवल एक सांस्कृतिक निर्णय है बल्कि यह कारीगरों और बुनकरों और देश की आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है। सीएम रेखा गुप्ता ने डिजाइनरों को खादी को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित भी किया और बता दें कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों की कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई। दिल्ली में पुलिस ने जुलाई में राजधानी से 22 अवैध विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी में बांग्लादेश, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया और सेनेगल के नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह विदेशी नागरिक बिना वैध वीजा के भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुके हुए थे। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है जो बिना वीजा और बिना दस्तावेजों के साथ भारत में काफी समय से रह रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से 22 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है और ऐसे में ये लोग अलग अलग देशों से आए थे और जिनमें 8 बांग्लादेश से, 8 नाइजीरिया से, 3 आइवरी कोस्ट से और 2 लाइबेरिया से और 1 सेनेगल से है। और पकड़े गए सभी लोगों को जांच के लिए विदेशी पंजीकरण कार्यालय के सामने पेश किया गया। जांच के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहां से अब वह अपने देश, अपने मुल्क वापस जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद सुधा की चेन छीनने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के गिरफ्तार किए लिया है और आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से चेन भी बरामद कर ली गई है। बता दें कि चेन स्नैचिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया था। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट तीनों जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ऑपरेशंस और आरकेपुरम थाना, थाना चाणक्यपुरी और डबल ATS साउथ ने एक चैन स्नैचिंग का मुकदमा वर्कआउट किया है। ये चैन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल MP के साथ ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए वो हमारा CCTV फुटेज था। जैसा कि आपको पता है कि MHA के इनिशिएटिव पर निर्भया फंड में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और बाकी जिले में काफी कैमरे लगाए गए हैं और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको और नए कैमरा लगाने का प्रावधान जारी है। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहां कहां गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ इसके पोजीशन से हमें 4 मोबाइल फोन चोरी के और 1 बाइक जो HN दिन से चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। इसमें सभी तीनों जिला पुलिस का बड़ा एक्टिव योगदान रहा और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे
दर्ज है और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे बंद हुआ था और अभी फिलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया था। तो इसके साथ मैं दो बातें और कहना चाहूंगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो चैन स्नैचिंग की जो वारदात हैं पिछले साल के मुकाबले 48% उसमें गिरावट है पीसीआर कॉल्स में, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क है उसका काफी डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ डिटेक्शन रेट है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वो 83% है। इस साल 17 में से 14 मुकदमे वर्कआउट हैं जिसमें कि हमने स्नैचिंग की जो भी आर्टिकल हो, चाहे मोबाइल फोन हो या चेन हो, उसको रिकवर किया है। सर नहीं, जो खबर आई तो पूरी क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पत्र लिखा था मिनिस्ट्री को, उसके बाद तमाम चैनल्स पर ये अखबारों में खबर थी, तो क्या इस आरोपी को पता चल गया था कि इसने जो है मेंबर पार्लियामेंट की चेन छीनी है, क्या कहीं छुपने की कोशिश या फरार होने की? इसने छुपने की कोशिश की थी, बट मिल गई थी सर, जो कि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था, बट जैसा कि हमने अलग अलग टीमों की मदद से इसको हम एक्टिवली ट्रेल कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विद इन 48 आवर्स इसको वर्कआउट कर लिया। सर, जिस प्रकार एमपी मैडम की जो चेन स्नैचिंग हुई उस पर पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हुए इसको बहुत जल्दी वर्कआउट कर दिया। सर, क्या आम जनता की अगर ऐसा होता तो पुलिस इतनी जल्दी वर्कआउट करती है? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप डाटा देखें, नई दिल्ली के 83% डिटेक्शन रेट है और साउथ जिले की मैं बात करूं 65% वहां भी वर्कआउट है। तो ये कहना कि ये क्योंकि एक ऑनरेबल एमपी का केस था इसलिए पुलिस हरकत में आई, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो जिसकी स्नैचिंग हुई है, जिसका वारदात हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उस वारदात को सुलझाएं और उसमें कामयाबी हासिल करें। स्नैचिंग की वारदात में इससे पहले भी इतनी बड़ी पुलिस की टीम बनी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम लोगों के लिए आप वैसे ही केस वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, क्या इतनी बड़ी टीम एटीएस, लोकल पुलिस और 3 जिले साथ में काम करें? क्या इससे पहले किसी स्नैचिंग की वारदात में इतनी बड़ी टीम आपने कभी बनाई सर? जी, अगर आप इसका वारदात देखें, ये वारदात जो हुई है वो बेसिकली साउथ वेस्ट और नई दिल्ली का बॉर्डरिंग एरिया हो जाता है और उसके बाद इमीडिएट बाद जो हमें इसकी ट्रेल मिली वो साउथ वेस्ट की तरफ मिली। तो जाहिर है कि अगर वो साउथ वेस्ट में अगर एंटर किया और साउथ वेस्ट के हमें लीड मिल रही है तो साउथ वेस्ट की टीम को शामिल करना लाजमी था, तो इसलिए साउथ वेस्ट की टीम भी शामिल हुई। और जैसे ये आगे हमें ट्रेल मिली कि ये साउथ के अंदर एंटर कर गया है, क्योंकि इसकी हमको ट्रेल मिली आश्रम चौक और उसके बाद साउथ की तरफ, तो इसलिए साउथ की टीम को भी इन्वॉल्व किया ताकि लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि टीवी से हमें सिर्फ इतना मालूम चल पाया कि ये मूवमेंट, बट इसकी आइडेंटिटी उससे एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारी फर्दर जो तलाश थी वो लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से हम इसको ट्रैक डाउन कर पाए। पेट्रोल थी, उसने असिस्टेंस ना देके उनको कहा कि आप थाने जाइए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी जाती है, उसके बाद लीगल कार्रवाई स्टार्ट होती है। जो पुलिस जिन लोगों ने जो दिया था उसको भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर उनकी क्या गलती थी है, वो अपनी जगह सही थे, उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद में उसको देखा जाएगा। लेकिन निश्चित ही अगर कोई केस होता है तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट के बाद ही उसमें लीगल कार्रवाई चालू होती है। पहला सवाल ये ओमना का रहने वाला है, ये चाणक्यपुरी आकर क्यों गया? क्या इसको पता था कि वहाँ कौशल आता है, वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं? दूसरी चीज ये क्या सेम डे इसने कुछ और अटेम्प्ट किया चेन स्नैचिंग का कुछ और लोगों के साथ? इसमें मुकदमा स्नैचिंग का ही दर्ज हुआ है और इसमें क्योंकि इसके बाद जैसा कि मीडिया में चल गया था और इसको भी आभास हो गया था, तो इसने इसके बाद ऐसी कोई स्नैचिंग की वारदात नहीं की। और इसमें इसकी जो 26 मुकदमे हैं वो किसी एक थाने क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में नहीं है, इसके ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक इसके मुकदमे हैं। तो इसलिए इसका सिंगल पर्सन ही है, खुद अकेला ही स्नैचिंग करता है। जनरली स्नैचिंग में 2 लोग जनरली पाया गया है कि 2 से 3 लोग शामिल होते हैं, बट इसका मोडस ऑपरेंडी खुद ही करने का था
तो इसलिए इसका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं था जहां ये स्नैचिंग करता। मैडम एमपी के लेटर देता था उसमें महिला सुरक्षा पे सवाल खड़े किए गए थे और पार्लियामेंट के जितने भी नेताओं के बयान सामने आए हैं उन्होंने असुरक्षा की भावना दिखाई है कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षित नहीं। इसके मद्देनजर आगे क्या ऐसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं? ये चीजें सामने ना जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर्स है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ये बयान दे रहे हैं। सर इसमें एक सवाल मेरा एक और ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां पे तमाम एम्बेसीज हैं बाकी देशों की, तो ऐसे में वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन स्नैच होना तो फिर कॉमन मैन के लिए कितना सुरक्षित? मैं ये सब डिस्पेल करना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी पूरी दिल्ली पुलिस की ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी सड़क पर विजिबिलिटी रहे, पेट्रोलिंग रहे। और ऑफ लेट आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ पीसीआर कहें या हमारी पैदल फुट पेट्रोलिंग कहें वो काफी इजाफा हुआ है। और टेक्निकल तरीके से भी, क्योंकि ये आप हर जगह हर नुक एंड कॉर्नर पर पुलिस पेट्रोलिंग या विजिबिलिटी संभव नहीं हो पाती है, इसलिए कैमरा की मदद से इसको और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। काफी कैमरे आपने देखा होगा कि निर्भया फंड में दिल्ली में लग चुके हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके अंदर करीब 10,000 कैमरा और लगने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ने भी अभी और अनाउंसमेंट की है कि और अधिक से अधिक कैमरा लगाया जाएगा, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो इस अलग अलग माध्यम से टेक्निकल और ह्यूमन से हम अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपराध दिल्ली में कम से कम अपराध हो और हमारी विजिबिलिटी बनी रहे और अपराधी के मन में भय हो कि अगर वो अपराध करता है तो बच नहीं पाएगा और जल्दी जल्द वो अपने अंजाम को भुगतेगा और सलाखों के पीछे होगा। सर एक रिपीटेड ऑफेंडर 26 वारदात कर देता है और जो कोर्ट है जमानत की शर्त पर देती है कि वो दोबारा वारदात नहीं करेगा, तो हमारे पुलिस उनकी जमानत कैंसिल क्यों करवाती है? बिल्कुल, इसमें कैंसिलेशन का इस मुकदमे में करेंगे। पिछले मुकदमे में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट मुकदमे में कैंसिलेशन फाइल की गई नहीं गई। बस अब जो रिसेंट में पकड़ा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।